हेलो बच्चों। परसेंटेज का मैं नेक्स्ट वीडियो आपको आपके सामने लेकर आया हूँ। मैंने आपको 3 वीडियोस जो हैं इससे पहले दिए थे। अब मैं चौथे वीडियोस में आगे के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और इनका लेवल जो है वो पिछले क्वेश्चन से और थोड़ा जो है हाई होगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप इनको क्वेश्चंस को दोबारा से अच्छे से समझिएगा। जैसे आपने पहले के वीडियो सारे देखे हैं उसी तरीके से आप इनको भी समझने की कोशिश करिएगा सारे क्वेश्चंस को। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका पहला काम ये है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसका मीनिंग भी अपने मन में निकालते रहना है कि ये इसका मतलब क्या निकल रहा है। जितना आपके समझ में आए उतना आप निकालने की उसकी कोशिश करिए, उसका मीनिंग है क्या, तभी आप क्वेश्चन कर भी पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता है। एक बच्चा ये सोच रहा है कि काश मेरे 30% नंबर आ जाएं, अगर मेरे 30% नंबर आ गए तो मैं पास हो जाऊंगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि पास होने के लिए उसको 30% नंबर चाहिए चाहिए, अगर इतने नहीं आए तो वो पास नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, यदि उसको 40 अंक मिले, आप ध्यान देना 40% नहीं मिले, 40 अंक मिले, नंबर मिले। ये परसेंटेज थी लेकिन ये नंबर है तो ये अलग चीज होती है, अलग चीज होती है। तो उसके नंबर आए 40, 30% चाहिए थे जब उसने एग्जाम दिया तो उसके नंबर आए हैं 40, परसेंटेज नहीं आई है। और आगे लिखा है वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसके 20 नंबर कैसे रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं, कम रह जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसको पास होना था तो 40 तो आए हैं, उसके 20 कम रह गए, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं उसको, 60 नंबर। अगर कोई आपसे पूछे परसेंटेज में कितना वाला पास है तो हम बोलेंगे 30%। आगे बोला है बच्चे के नंबर आए हैं 40, 20 नंबर कम रह गए, तो यानी कि उसको पास होने के लिए नंबर कितने लाने चाहिए थे, 60। अगर कोई आपसे पूछता है कि पास होने के लिए परसेंटेज कितनी होनी चाहिए तो आप बोलोगे 30, और अगर आपसे कोई पूछे पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए तो आप बोलेंगे 60। तो मैं यहाँ पे इस सी से ही जानकारी निकाल सकता हूँ कि जो 30% है वो 60 के बराबर है, क्योंकि परसेंटेज चाहिए 30 और नंबर चाहिए 60। यहाँ से हम 1% की कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था इसकी ट्रिक। जिधर 1 लिखते हैं उधर का नंबर नीचे, तो 1% की वैल्यू यहाँ पे बन गई 2। अब उसने पूछा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक, आपको मालूम है कोई भी चीज जो अधिकतम होती है परसेंटेज में नॉर्मली वो कितनी, मैंने बताई थी आपको 100%। हर चीज परसेंटेज में जो नॉर्मली होती है वो 100% होती है। तो वही रूल अगर हम यहाँ लगाएं, 1% की वैल्यू आ गई, उसने बोला अधिकतम बताओ, तो अधिकतम परसेंटेज में जो चीज मानते हैं वो हम 100 मानते हैं। तो 1% की वैल्यू 2, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 2, तो 200 इसका आंसर हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। समझो, एक बच्चे को चाहिए तो 30% पास होने के लिए। उसने बोला कि 40 नंबर दिए हैं उसको, मिले हैं, टीचर ने दिए हैं 40 नंबर, लेकिन वो 20 नंबर से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए नंबर कितने होने चाहिए, 60। तो परसेंटेज में 30, नंबर में 60, इसलिए 30% 60 के बराबर। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 2 आ गई। अधिकतम पूछा है, मैक्सिमम कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ आपके सामने, उसको जरा देखिएगा, वो भी जो है इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए एक बार क्या क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी को 35% अंक मिले। अब देखो यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि पास होने के लिए 35% चाहिए, वो कह रहा है कि जब उसने एग्जाम दिया तो उसके नंबर ही आए 35% एक बच्चे के, लेकिन वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। इस बच्चे के साथ भी ये दिक्कत है, फेल हो गया। परसेंटेज में नंबर आए 35, लेकिन उसके बावजूद भी ये फेल हो गया 40 नंबर से। आगे लिखा है एक अन्य विद्यार्थी, एक दूसरा बच्चा है, उसके 60% नंबर है। एक और बच्चा है, उसके नंबर आए 60। ये कोई दूसरा बच्चा था, ये कोई दूसरा बच्चा है, इसके नंबर आए 60% अंक मिले, जो कि पास होने के लिए जरूरी अंकों से 35 ज्यादा थे। लेकिन इस बच्चे के साथ समस्या ये है कि इसके नंबर ज्यादा आ गए। एक बच्चे के परसेंटेज में 35 आए हैं, दूसरे बच्चे के परसेंटेज में 60 आए हैं। इस बच्चे के जो नंबर है वो 40 कम रह गए और इस बच्चे के जो नंबर है वो 35 ज्यादा हो गए। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, आप थोड़ा सोचो। ये जो पहला वाला बच्चा है ये 40 नंबर से फेल हुआ है, अगर इसकी टीचर इसको पास कर दे तो उसके लिए क्या करे, टीचर इसको प्लस करे नंबर 40 या माइनस करे। मेरे कहने का ये मतलब है कि एक बच्चे के 35% नंबर आए, 40 नंबर से फेल है, ये बच्चा क्लास के अंदर बैठा हुआ रो रहा होगा। अगर इसकी टीचर चाहती है शांत हो जाए तो टीचर इसके नंबर काट दे या बढ़ा दे, ये बताओ मुझे। तो आप बोलोगे सर 35% नंबर आए, ये बच्चा रो रहा है, टीचर इसको अगर चुप कराना चाहती तो उसके नंबर बढ़ा दे, पास हो जाएगा ये। दूसरे बच्चे की तरफ आते हैं, इस बच्चे के नंबर 60% हैं, इसके जो नंबर हैं वो 35 ज़्यादा हो गए हैं। तो ये शांति से बैठा होगा या बहुत ज़्यादा कूद रहा होगा क्लास में, रोएगा तो है नहीं, रोएगा तो ये वाला, क्योंकि ये फेल था, पास हो चुका है, शांत बैठ गया। अब ये जो दूसरा बच्चा है इसके नंबर जो है 35 ज़्यादा आ गए, तो ये शांति से बैठा होगा या कूद रहा होगा। तो आप बोलोगे सर ये कूद रहा होगा। अगर इसकी टीचर जो है चाहती है कि बिल्कुल शांत बैठ जाए तो इसके नंबर बढ़ाएगी या काटेगी, अगर इसके नंबर काट देंगे तो ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, यानी कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ बराबर का निशान लगा सकता हूँ। इस बच्चे के नंबर कम रह गए तो बढ़ा दिए, इसके ज़्यादा हो गए तो कम कर दिए, ऐसा करने के बाद दोनों बच्चे एक दूसरे के लेवल में आ गए।
अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जिसमें परसेंटेज का निशान दिख रहा है आपको, ये दोनों नंबर आप एक साइड में करोगे। ये 35%, ये 60%, दोनों परसेंटेज वाले नंबर हैं, इनको एक साइड में लिया हो। ये 35% प्लस का है, अगर ये उस साइड में चला जाए परसेंटेज वाला नंबर तो ये हो जाएगा माइनस का। और ये जो नंबर देख रहे हो 35, ये बिना परसेंटेज का है, अगर हम इसको ले आए इधर तो ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये हो गया 75 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 25। 25% की वैल्यू आ चुकी है। 1% की वैल्यू, हर बार हम परसेंटेज में वैल्यू निकालते हैं, 1% की वैल्यू निकालेंगे, नीचे आगे से काटेगा। आप 25 से डायरेक्ट काट सकते हो, याद कर लोगे 3 बार में कटता है। 1% की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब लास्ट में इन्होंने पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, मैंने बताया था कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है। 1% की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। उसने बोला अधिकतम, अधिकतम होता है 100%। अब आप जरा यहाँ पे सोचिए, जब 1 की वैल्यू 3 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 300। बस ये इसका आंसर हो गया। तो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है, किसी कक्षा में 10% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। एक क्लास के अंदर जो है मैथ्स का टेस्ट हुआ और उसके अंदर जो बच्चे फेल हुए वो 10% बच्चे फेल हो गए। आगे लिखा है 20% बच्चे अंग्रेजी में फेल हुए। एक और टेस्ट हुआ इंग्लिश का, इसमें भी कुछ बच्चे फेल हुए और वो कितने फेल हुए, 20%। पहले वाले में फेल हुए 10%, दूसरे वाले में फेल हुए 20%। तो देखो अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो मुझे लगेगा 10 और 20 यानी कि 30% फेल हो गए। मान लो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, एक टीचर मेरे पास आया, उसने बोला सर आपकी क्लास में 10% बच्चे मैथ्स में फेल हैं। मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया 10% मैथ्स में फेल हैं। फिर दूसरी बार थोड़ी देर बाद दूसरा टीचर आया, उसने बोला सर हमने क्लास में टेस्ट किया था उसमें 20% फेल है इंग्लिश में, ये भी मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया कि 20% फेल है। तो हमें लगेगा कि भाई 10% ये 20% ये, तो कुल मिला के जो बच्चे फेल हुए वो कितने हो गए, 30%। 10% 20% 30% फेल मेरी डायरी के अकॉर्डिंग, मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है 5% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए। मैथ्स में हुए 10, इंग्लिश में हुए 20, तो मुझे लगेगा कि 10 और 20 यानी कि 30% फेल हो गए। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 5% बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब आप इसको ऐसे समझो, मैं अपनी डायरी में नोट करने के बाद क्लास में देखने गया कि भाई कौन कौन से बच्चे हैं जो 10% फेल हुए। तो मैंने जो बच्चे 10% फेल थे मैथ्स में उनको सबको खड़ा किया, सबके मैंने चेहरे देखे कौन कौन बच्चा मैथ्स में फेल है, फिर मैंने उनको बिठा दिया। फिर मैंने कहा जो बच्चे इंग्लिश में फेल हुए हैं 20% बच्चे, ये वाले बच्चे ये भी जरा खड़े हो जाएं। तो 20% बच्चे जब खड़े हुए इंग्लिश वाले, तो मैंने देखा इनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अभी मैथ्स में भी खड़े हुए थे, अभी इंग्लिश में भी खड़े हो गए, यानी कि 2 बार काउंट हो गए हैं। एक बार इधर काउंट हो गया, एक बार इधर भी काउंट हो गए। ऐसे कितने हैं, 5%। तो मुझे लग रहा था देखने में कि 30% फेल हैं, लेकिन बाद में पता चला 5% ऐसे हैं जिनकी काउंटिंग 2 बार हो गई है। तो हम क्या करेंगे, जो डबल डबल काउंट हो गए इनको माइनस कर देंगे। यानी कि देखा जाए तो कितने बच्चे फेल हुए, 25% बच्चे फेल हुए। तो उसने पूछा है पास कितने हुए, ये पूछा है हमसे कितने % बच्चे पास हुए। तो आपको मालूम है कोई भी चीज़ नॉर्मली जो होती है वो पूरी पूरी 100% होती है। अगर 25 फेल हैं तो पास कितने होंगे, 75%। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। कोई और कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ऐसे करना है, इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से वही, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका मीनिंग निकालना है, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नगर में 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं। जो टोटल लोग हैं वहाँ पे वो कितने, 1000। लेकिन इसमें बोला कि सारे के सारे जो हैं वो मेल नहीं है। कितने मेल हैं, 60%। तो हमें मालूम है कोई भी चीज़ 100% होती है, अगर यहाँ 60% है तो जो फीमेल होंगी वो कितनी होंगी, 40%। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहें, आपको ये पता करना है कि मेल कितने हैं, तो आप 1000 का 60% निकालोगे, आपका आएगा 600। चाहे आप मल्टीप्लाई करके निकालो या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कैसे कर रहे हो। फिर अगर 1000 में से 600 मेल्स हैं तो फीमेल्स कितनी होंगी, 400 होंगी। एक तो ये बात हो गई कि मेल हो गए 600 और फीमेल हो गई 400। जैसे हमने निकाला वैसे ही आप ये भी निकाल सकते हो, अपने मन में भी निकाल सकते हो। आगे लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। इन पुरुष में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कितने हैं, 20%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 600 का 20% निकालेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि जो पुरुष है उसका 20% साक्षर है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 120। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। टोटल लोग कितने हैं, 600। 600 आदमी हैं, आदमी में जो पढ़े लिखे हैं वो 20%। 20% की वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाली, 120 आ गई। अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं।
जितने भी लोग हैं उनमें 25% पढ़े लिखे हैं, तो हम पहले ये देखो टोटल लोग कितने हैं, 1000। उसने बोला है जितने भी लोग हैं टोटल उसमें 25% जो है वो पढ़े लिखे हैं, इसको हम अलग लिख ले रहे हैं। 1000 में 25% ऐसे हैं जो टोटल पढ़े लिखे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आएगी 250। तो अब देखो जरा समझो दोबारा से क्वेश्चन, फिर आगे करेंगे। टोटल लोग थे 1000, 60% मेल 40% फीमेल, इसकी वैल्यू आई 600, उसकी वैल्यू आई 400, यहाँ तक बात खत्म। उसके बाद देखा है जो आदमी आए हैं उसका 20% पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे आदमी हैं। फिर उसने बोला टोटल जितने भी लोग हैं उसमें 25% पढ़े लिखे हैं, यानी कि 250 कुल मिला के पढ़े लिखे। इन 250 में से आदमी कितने हैं, इन 250 के अंदर जो पढ़े लिखे आदमी है वो 120 हैं। तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी, जो फीमेल्स होंगी, वो कितनी होंगी, 250 में अगर 120 यहाँ आ गया तो यहाँ पे फीमेल्स होंगी 130। अगर वो हमसे पूछता है कि 250 टोटल पढ़े लिखे हैं, इनमें से आदमी पढ़े लिखे कितने हैं, तो 120। अगर वो ये पूछता है कि इन 250 में महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो 130 हो जाएगा। अब देखते हैं वो पूछ क्या रहे हैं। इन्होंने बोला है नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। इन्होंने एक नई चीज़ पूछी, इन्होंने बोला कि बताओ महिलाएं कितनी साक्षर हैं। तो आप ये दिमाग लगाओ, टोटल महिलाएं कितनी हैं, 400 टोटल, पढ़ी लिखी और बिना पढ़ी लिखी। इनमें से जो पढ़ी लिखी हैं वो कितनी है, 130। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 400 महिलाएं हैं, इनमें से 130 महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं। वो कह रहा है परसेंटेज में बताएं, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आप 2 0 काट सकते हो, आप इसको काटोगे 4 से काट दो डायरेक्ट, तो 32.5 आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा। टोटल लोग 1000, इनमें 60% मेल तो 40% फीमेल, इसकी वैल्यू निकाली 600 आई, इसकी वैल्यू निकाली 400 आई। उन्होंने बोला जो आदमी है उनका 20% पढ़े लिखे आदमी है, ये हमने अलग लिख लिया। फिर उसने बोला जितने भी टोटल लोग हैं सभी निवासी, जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 25% पढ़े लिखे यानी कि 250 पढ़े लिखे हैं। 250 में से 120 तो पहले ही निकाल चुके हैं हम, तो बचेंगे कितने, 130, यानी कि फीमेल्स हो गई। तो टोटल फीमेल 400, इनमें से 130 पढ़ी लिखी, तो परसेंटेज में फीमेल्स कितनी हुई, तो 32.5% इसका आंसर हो जाएगा। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन उसी तरह का है, थोड़ा इजी है उससे। एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं, हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। एक सेक्शन है ए, एक सेक्शन है बी, जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। इसमें 20 बच्चे पढ़ते हैं और इसमें 30 बच्चे पढ़ते हैं। 2 क्लासें ए और बी, एक में 20 बच्चे पढ़ते हैं, एक में 30 बच्चे। आगे लिखा है इन सेक्शन में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब जो पास हुए बच्चे, वो वाले बच्चे, उनका परसेंटेज दे रखा है 80%। इसमें सारे बच्चे पास नहीं है, इसमें कितने बच्चे पास हैं, 80%। तो इसमें कितने पास हैं, 60%। तो अगर मुझे इसकी कैलकुलेशन कर ली जाए तो मुझे पता लग जाएगा कितने बच्चे पास हैं। परसेंटेज की मल्टीप्लाई हमेशा मल्टीप्लाई होती है कैलकुलेशन, और यहाँ पे 60% पास है तो 30 का 60% निकालेंगे हम, तो ये निकल के आएगा 18। अगर हमसे पूछा जाएगा कि पहले वाले सेक्शन में कितने बच्चे पास हैं, तो हम बोलेंगे 16। और अगर पूछा जाएगा बी सेक्शन में कितने पास हैं, तो हम बोलेंगे 18। अब पूछ क्या रहा है वो, पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी, पूरी कक्षा में मतलब दोनों के मिलाकर पास कितने हैं, 16 ये 18 ये, तो टोटल पास कितने हो गए। ये कैलकुलेशन आप ओरल भी लिख सकते हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूँ। तो टोटल पास हो गए 34। उसने बोला है परसेंटेज में बताओ, तो आप देखो 20 ये 30 ये, तो टोटल बच्चे कितने हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हमारे हो गए 20 और 30 यानी कि 50। उसने बोला परसेंटेज में बताइए, तो हम बोलेंगे 50 में से 34 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हैं। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 50 इसको कट करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। यानी कि कुल मिला के 68% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सेक्शन के मिला के पास हैं, ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको देखो धीरे धीरे आएंगी, प्रैक्टिस आप करोगे, इसकी दोबारा लगाओगे। अभी तो आप पहली बार देख रहे हो वीडियो बहुत सारे बच्चे, तो आप इसको दोबारा लगाओगे, तिबारा लगाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है गलत कर देते हैं। आप क्वेश्चन को जरा पहले पढ़ लें ध्यान से क्या दिया हुआ है। एक आदमी अपने, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। आगे लिखा है उसकी आय अगर 20% बढ़ा दी जाए और व्यय भी 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। इंग्लिश में दिया हुआ है, मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी, इफ हिज सैलरी इंक्रीजेज बाय 20% देन हिज एक्सपेंसेस विल ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 10%। आपको पहले इसका मीनिंग समझना है क्या हुआ। पहली लाइन में दिया हुआ है एक आदमी जो है 75% खर्च कर देता है, जितना कमा के ले आया 75% खर्च कर दिया, कोई वैल्यू नहीं दी है, तो परसेंटेज में हम चीज़ को जो है नॉर्मली वो 100% पूरा मानते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक आदमी की सैलरी जो थी पहले मान ले रहे हैं कि 100 थी,
तो पहली बार उसने क्या करा, उसमें खर्च कर दिए उसने कितने खर्च कर दिए 75%। तो देखो जब 100 मान लिया तो परसेंटेज लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। तो उसमें बचे कितने, सेविंग्स कितनी हुई उसकी 25 की, खर्च करे टोटल थी सैलरी 100 हमने मान ली है, 75 अगर खर्च हो गई तो बची कितनी 25। अब जरा बात करते हैं नई सैलरी की। उसने कहा अब उसकी सैलरी जो है 20% बढ़ गई, तो जो न्यू सैलरी होगी वो उसकी कितनी होगी 120 होगी। आगे लिखा है उसका जो खर्चा है, व्यय का मतलब होता है एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं वो 10% बढ़ गए। देखो ये लाइन बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन होती है, यहाँ लिखा है खर्चे 10% बढ़ गए। तो आप जरा ये देखो खर्चे पहले थे कितने उस आदमी के, आप बोलोगे 75, 75 खर्चे थे, उसने बोला 10% बढ़ गए। अब जरा यहाँ पे समझना, आप इसको डायरेक्ट मत जोड़ देना कि आपने इसको 85 कर दिया, गलत हो जाएगा। देखो ये जो है जो 75% था ये 100 का था, जब हम 100 से कंपेयर कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 75, लेकिन हमें यहाँ 10% किस में बढ़ाना है 75 में। अगर 100 में बढ़ाना होता तो डायरेक्ट उसके अंदर जोड़ सकते थे, यहाँ 100 नहीं है 75 में बढ़ाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरा में सॉल्व करना पड़ेगा। हम पहले ये पता करेंगे कि आखिर ये 10% कितना होता है, तो 75 का पहले 10% निकालेंगे। एक जीरो कट गया, एक जीरो जबरदस्ती काटेंगे, पॉइंट लगाएंगे, काफ़ी वीडियोस में पहले भी बताया मैंने आपको ऐसे करना है। इन दोनों का आप आपस में एडमिट कर सकते हो, तो ये आया 82.5। आ रही बच्चों मेरी बात समझ में। यहाँ पे क्या था 100 का निकाला तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ 10% हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 100 का नहीं, यहाँ 75 का निकाल रहे हैं। केवल 100 वाले केस में डायरेक्ट लिख सकते हो, बाकी सब जगह निकालना पड़ेगा आपको। तो 75 में अगर 10% बढ़ाना है तो आप 75 का 10% निकालोगे, 82 आएगा आपका 7.5, वो आप इसके अंदर ऐड करोगे 75 के अंदर, तो ये बनेगा 82.5। अब जरा फिर से समझना, एक आदमी की सैलरी पहले 100 थी, अब कितनी है 120, कोई दिक्कत नहीं है। पहले खर्च हो रहे थे 75, अब कितने खर्च हो रहे हैं 82.5। पहले बच रहे थे 25, आप अब ये निकाल सकते हो यहाँ कितने बचेंगे, हमें यहाँ की भी बचत निकालनी पड़ेगी। इसको हम माइनस करेंगे इसमें। अब देखो क्या हुआ, उसकी सैलरी 120, 82.5 खर्च हो गए, तो उसके बच्चे कितने हैं, आप 120 में से 82.5 माइनस करोगे तो उसकी बचत निकल के आएगी 37.5। समझ में आया, 120 कमाए, 82.5 खर्च हो गए, तो बचे कितने 37.5। अब वो पूछ के रहा है, जरा इस बात को समझिए। इन्होंने बोला उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो देखो पहले जो बचत थी वो कितनी थी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 25, और जो अब बचत आ रही है वो कितनी आ रही है 37.5। तो वो ये पूछ रहा है कि ये बढ़ कितनी गई। तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें, 25 थी पहले बच रहे थे रुपए, अब उसके बच रहे हैं 37.5, तो इसमें जो उसका इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे वो कितना हुआ 12.5। लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, तो 25 और 37 का गैप निकाला है हमने। उसने बोला परसेंटेज में बताइए। तो देखो परसेंटेज का रूल यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है, आप ये पढ़ो उसने पूछा क्या है यहाँ पे, उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत में पूछी है उसने कि ये वृद्धि जो है प्रतिशत में कितनी हुई। तो देखो क्या करना है, उसकी जो सैलरी थी वो पहले, उसकी जो बचत थी पहले 25, 37.5, तो जो उसकी इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे वो कितने का हुआ 12.5 का। लेकिन वो पूछ रहे हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज का रूल ये होता है कि जब भी वो आपसे वृद्धि की बात करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट की बात करिए, तो जब भी इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो जो छोटा नंबर होता है इनमें वो नीचे चला जाता है, इसका रूल है परसेंटेज का। उसने हमसे परसेंटेज में पूछा है कितनी बढ़ गई, तो हम देखेंगे बड़ी तो हमारी 12.5, लेकिन जब वो परसेंटेज में पूछ रहा होता है तो रूल ये अप्लाई होता है जो नंबर छोटा होता है वो नीचे रख दो, जब भी बढ़ोतरी की बात करेगा तो छोटा नंबर नीचे। अगर वो पूछ रहा था कितने कम हो गया, कम वाले में बड़ा वाला नीचे, अगर कम लिखा है तो बड़ा नीचे, अगर ज़्यादा पूछा है तो छोटा नीचे, अपोजिट होता है। यहाँ पे जैसे उसने पूछा बढ़ कितना गया तो 12.5, तो हम नंबर नीचे कौन सा लेकर जाएंगे जो छोटा होगा 37.5 में, और 25 में जो छोटा होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 25। इसको काटेगा, दोनों के आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50% इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है आपको ध्यान से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ें। और ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार जरा और मेरी सुन लें, मैंने आपको बताया था परसेंटेज में जो भी चीज़ होती है वो पूरी पूरी नॉर्मली जो होती है वो 100% होती है, लेकिन कई बार 100% से ज़्यादा भी होती हैं चीज़ें, लेकिन वो नॉर्मली नहीं होती। नॉर्मली कंप्लीट जो चीज़ होती है वो 100% होती है, लेकिन कई केस में वो चीज़ उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो उसका नॉर्मल केस नहीं होता। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, जब एक संख्या में 24 की वृद्धि होती है, कोई संख्या है, संख्या हम मान लेते हैं x, और वो कह रहे हैं इसमें 24 की वृद्धि होती है, 24 का इंक्रीमेंट होता है, तो क्या होता है, तो वह खुद की 104% हो जाती है। खुद की 104% हो जाती है मतलब संख्या का 104% हो जाता है, हो जाती है, हो जाता है, इस तरह से कुछ लिखा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हम बराबर का निशान लगाते हैं,
इंग्लिश में भी आप देखो चाहे व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 24, जब नंबर 24 से इंक्रीज होता है तो वो अपना 104% हो जाता है, इट बिकम्स 104% ऑफ इटसेल्फ, तो अपना 104% हो जाता है। तो एक तरीका तो ये कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, अपना आंसर निकाल लें। एक सिंपल तरीका ये कि आप ये इक्वेशन सॉल्व करो और अपना आंसर आप निकाल लो। लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये ट्रिक से करा रहा हूँ, सारी ट्रिक्स वाली क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, तो मैं बेसिक तरीके से तो नहीं बता रहा हूँ, तो आप ट्रिक को जरा समझना। मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ जो होती है वो नॉर्मली 100% होती है, लेकिन जरा आप यहाँ देखो यहाँ कितने परसेंट हो गई, कितना लिखा है, कितने परसेंट हो जाती है, आप बोलोगे 104%, यहाँ लिखा हुआ है हो जाती है 104, और नॉर्मली कितनी होती है 100। कोई भी चीज़ नॉर्मली होती है 100%, लेकिन यहाँ लिखा है कि 104% हो गई, तो आप ये देखो कि यहाँ इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हो रहा है, तो आप बोलोगे 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे संख्या में वृद्धि कितने की बोली थी उसने, कितना बढ़ा रहा था 24, और परसेंटेज में आप देखो कितना बढ़ रहा है 4। अगर मैं आपसे बोलूँ परसेंटेज में कितना बढ़ा, कोई भी चीज़ 100 होती है लेकिन यहाँ 104 बोला, यानी कि 4% एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और यहाँ देखोगे तो 24 बढ़ा रखा है, तो इसलिए हम बोलेंगे 4% इक्वल्स टू 24। अब यहाँ से हम वही 1% की वैल्यू निकालेंगे, 24 को 4 कट कर देगा। इन्होंने पूछा हुआ है संख्या बताओ, वो हमने कितनी मानी हुई है 100%, हर चीज़ 100% होती है, 104% दे रखी है, 4% बढ़ा रखी है, तो परसेंटेज में 4 बढ़ रही है और वैल्यू में 24, इसलिए 1% की वैल्यू 6। और कोई भी चीज़ जो होती है वो पूरी पूरी 100% होती है, उसने बोला संख्या बताओ, संख्या तो 100% होती है, इसलिए हम इसकी मल्टीप्लाई जो है 100 से कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिवाइज करो मेरे साथ, जो चीज़ें मैंने बोली, हर चीज़ की वैल्यू 100% होती है नॉर्मली, लेकिन कहीं पे लिखा होता है कि वो ज़्यादा है तो हम उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लेवल 100 ही रहता है। तो 104% हो रही है बढ़ने के बाद, यानी कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 4 का। यहाँ लिखा हुआ है 24 की वृद्धि हो रही है, तो हम लिख सकते हैं 4% मतलब 24। जब 4 की वैल्यू 24 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6। 1 की वैल्यू निकालने का तरीका बताया गया था, जिधर 1 लिखते हैं उधर का नंबर नीचे आता है, तो 1 की वैल्यू आ गई 6, तो 100 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 600। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि हम कैसे करके इसका आंसर निकालते हैं, कहाँ पे हमें क्या मानना है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस आप इसमें करनी पड़ेगी आपको, तब आप इसके आंसर जल्दी समझ पाएंगे कैसे आ रहे हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं आपका, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है। प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले। प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले। प्रिया के जो नंबर हैं वो हिस्ट्री में जो हैं ज़्यादा हैं ज्योग्राफी से। तो देखो इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे, दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एक तरफ तो बात चल रही है हिस्ट्री की और एक तरफ बात चल रही है ज्योग्राफी की। उन्होंने बोला प्रिया के जो नंबर हैं वो इतिहास में जो हैं ज़्यादा हैं, हिस्ट्री में ज़्यादा हैं ज्योग्राफी से। अगर ज्योग्राफी के नंबर x हैं तो यहाँ के नंबर 9 ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं आपके सामने हिंदी में लिख दे रहा हूँ। तो इतिहास के नंबर भूगोल से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे अगर x हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे x+9। पहली लाइन तो उन्होंने ये बोली है। फिर बोला है उसके इतिहास के अंक, इतिहास के मतलब इन वालों की बात चल रही है। जो इतिहास के अंक हैं इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, इतिहास के अंक उसके इतिहास और भूगोल के अंकों का, इतिहास और भूगोल के अंकों का, इतिहास और भूगोल के अंकों के योग का 56% है। पढ़ो देखो ध्यान से क्या दिया है। पहली लाइन में लिखा हुआ है जो प्रिया है उसके नंबर हिस्ट्री में जो है वो ज्योग्राफी से 9 ज़्यादा है, एक बात ये हो गई। फिर उसने बोला कि उसके जो इतिहास के अंक, इतिहास के अंक तो ये वाले लिख लिए हमने, इसके बारे में बताया गया। फिर से बोला उसके इतिहास और भूगोल के अंकों का योग, इतिहास और भूगोल के अंकों का जो योग है, अंकों के योग का 56% है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच में इनके बराबर के निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट कुछ बोला नहीं है क्या लगाना है, जब कुछ नहीं बोला होता तो हम बीच में बराबर का निशान लगा देते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। उसने बोला है उसके भूगोल के अंक बताओ, तो भूगोल के जो अंक हैं वो हमने कितने माने एक्स, यानी कि हम अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझो। प्रिया के इतिहास के अंक भूगोल से 9 ज़्यादा, अगर यहाँ एक्स तो यहाँ x+9। फिर आगे बोला इतिहास के जो अंक हैं, तो इतिहास के अंक मैंने यहाँ लिख लिए। उसके बाद दोबारा बोला उसके इतिहास और भूगोल के अंक, इतिहास और भूगोल के अंकों के योग का 56% है। इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रिया गॉट 9 मार्क्स मोर इन हिस्ट्री देन व्हाट शी गॉट इन ज्योग्राफी, जितने ज्योग्राफी में उसमें 9 ज़्यादा। उसके बाद दिया है हर हिस्ट्री मार्क्स आर 56% ऑफ द सम, हर हिस्ट्री मार्क्स जो हैं वो कितने बताए गए 56% ऑफ द सम ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मार्क्स, 56% हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स का। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आपको ये देखना है। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ज्योग्राफी के नंबर पूछ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, उसको आप ज़रा देखिएगा। देखो सबसे पहले 56/100 है ये। अगर मैं 100 को यहाँ से हटाऊंगा तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई में नीचे का हटता है तो साइड में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बनेगा 100x + 900 इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x और x आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2x बनेगा, प्लस का 9 ऐसे ही है और मल्टीप्लाई में रहेगा 56। अब हम 56 ही मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये 100x ऐसे ही रहेगा, 900 भी ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 112। 56 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 504। अब आपको क्या करना है, जिसमें x लगा हुआ है, हमने 56 की 2 में मल्टीप्लाई 112x आया, ये वाला x का नंबर, ये वाला x का नंबर, दोनों को एक साइड कर दोगे आप। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना आपको लिख कर करना पड़ेगा, मैं लिख कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे। अब ये 504 प्लस का नंबर है, इसमें कोई x नहीं है, इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। हम इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 396 इक्वल्स टू 112 माइनस 100 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। अब 12 से आप इसको कट करोगे, हमारे सामने आ गया 396 इक्वल्स टू 12x। तो 12 जो है मल्टीप्लाई का x के साथ, इसको काटेगा नीचे आके, तो ये पूरा पूरा आराम से कट गया, यानी कि 33 इसका जो है फाइनल आंसर है। x की वैल्यू आ चुकी है और उसने हमसे यही पूछा है कि उसके भूगोल के अंक कितने होंगे, तो भूगोल के जो अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे इसके, 33। ये हमारा आंसर है। आगे समझ में, तो इस क्वेश्चन के अंदर मेन हमारी ये पहले क्वेश्चन, इसको आप समझिए, फिर आप ये देखिए मैंने इसको कैसे करके सॉल्व करा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 56 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 112x, उसके बाद x वाले नंबर एक साइड कर दिए, बिना x वाले एक साइड कर दिए हमने, उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करा, x की वैल्यू हमारी 33 आ गई। आगे समझे, सब चीज़ें देखो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं हमारी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी बार बार करके देख रहे हैं, तो आप सब चीज़ें सीख जाएंगे। शुरू में दिक्कत होगी, अगर आपने बिल्कुल मैथ्स छोड़ रखी है 8th के बाद 10th के बाद, तो थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप 4-5 बार पढ़ लेंगे उस चीज़ को, तो आपके दिमाग में बिल्कुल सारी चीज़ें आने लगेंगी। आप ये ऐसा मत सोचो कि हमारा हो नहीं पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम मैथ्स नहीं कर पाएंगे, मैथ्स हमने छोड़ रखी है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर।